आउटर वर्ल्ड को परसीव करके एक इनर रियलिटी क्रिएट करते हैं। किस तरह से हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से हमारे अंदर एक वेलकम वंस अगेन इन दिस वीडियो मैसेज और वीडियो लेसन। आज हम लर्न करेंगे कि किस तरह से हम चीज़ों को परसीव करते हैं, हम कैसे आउटर वर्ल्ड को परसीव करके एक इनर रियलिटी क्रिएट करते हैं, किस तरह से हमारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और किस तरह से हमारे अंदर एक इनर रियलिटी या सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पैदा होता है, किस तरह से हमारी इमोशनल स्टेट बनती है और किस तरह से ये इमोशनल स्टेट हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिफाइन करती है या फिर डिज़ाइन करती है। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जब आप ये समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को जो स्टोर के रूप में आपके पास है उसे फिल कर रहे हैं, उसे भर रहे हैं। और जब से हम पैदा होते हैं तब से ये प्रक्रिया या फिर ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है और हमेशा चलती रहती है। इसे आज हम यहाँ पर लर्न करेंगे। इस टॉपिक का नाम होगा इमोशनल स्टेट या फिर स्टेट। इसे समझने के लिए आप ये समझिए कि हम हैं, एक ह्यूमन बीइंग है और हमारी लाइफ में अगर कुछ चीज कॉन्टिन्यूअस चल रही है जब से हम पैदा हुए हैं तो वो है इवेंट्स, यानी कि लाइफ की घटनाएं। जब से हम पैदा हुए ये घटनाएं चल रही है और इन घटनाओं को जब हम परसीव करते हैं या हम ग्रहण करते हैं तो हम अपनी सेंसेस का यूज करते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ सेंसर्स होते हैं जिनसे हमें ये ज्ञात होता है कि ये घटना चल रही है हमारे साथ। और इन इवेंट्स को परसीव करने के लिए हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं, 5 सेंसर्स होते हैं। आप इन्हें हिंदी में इंद्रिय भी कहते हैं। एक कि कुछ चीज़ों को आप देखते हैं, यानी कि आपकी आंखें इस रोल को पूरा कर रही हैं। इसे हम विजुअल सेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे चेहरे को देखकर ही पहचान सकते हैं। जब आप कोई स्पेलिंग याद करते हैं, जब आप कोई डायग्राम याद करते हैं, किसी मैप को स्टडी करते हैं या कहीं जा रहे होते हैं और उस रूट को देखते हैं, तो आपको अपनी इस विजुअल सेंस का यूज करना होता है। जैसे ही आप अपनी आंख बंद कर लेंगे तो ये अब चीज़ें, बाहर की दुनिया की चीज़ें अब आपको नहीं दिखाई देंगी। दूसरी सेंस है हमारे पास, वो है हमारी हियरिंग की सेंस, यानी कि हम अपने कानों का प्रयोग करते हैं। इसे हम ऑडियो सेंस कहते हैं या फिर हम कहें ऑडिटरी सेंस। जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, लैंग्वेज हैं, सब हम सुनकर सीखते हैं। कभी भी हम लैंग्वेज को देखते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे वर्ड्स आप तक आ रहे हैं, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। इसके लिए आपकी दूसरी सेंस आपके साथ काम कर रही है और वो है आपकी ऑडियो सेंस, यानी कि सुनने की शक्ति। तीसरी सेंस है आपकी कि कुछ चीज़ों को ना आप देखते हैं ना सुनते हैं, आप उनको महसूस करते हैं। जब हम ये वर्ड यूज करें महसूस करना, इंग्लिश में जिसको हम फील भी कहते हैं, तो अब ना तो आपकी आंखें फील करेंगी, ना ही साउंड फील करेगी या कान फील करेंगे, बल्कि आपकी मसल्स फील करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड ठंडा है कि गर्म है, इसका टेक्सचर कैसा है, इसको सिर्फ मैं छूकर ही महसूस कर सकता हूँ। छूने के लिए मुझे अपना तीसरा सेंसर यानी कि मेरी स्किन को यूज करना होगा। क्योंकि इसके लिए एक मसल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये मस्कुलर सेंस है। और मस्कुलर सेंस को एनएलपी में काइनेस्थेटिक सेंस भी बोला जाता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये काइनेस्थेटिक सेंस है। यानी कि जहाँ पर भी आपकी मस्कुलर सेंसेस यूज हो रही हैं वहाँ पर आप काइनेस्थेटिक सेंस का प्रयोग कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंसर है हमारे लिए। हम बहुत सारी चीज़ों को सिर्फ महसूस करके ही परसीव कर लेते हैं। ये माहौल ठंडा है कि गर्म है, किसी जगह पर हमें सिर्फ परसेप्शन ही मिल जाता है, फीलिंग मिल जाती है कि हाँ ये माहौल ठीक नहीं है। इस तरह से ये फीलिंग की सेंस हमारे लिए काम करती है। इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम खुशबू लेते हैं, ये खुशबूदार है कि बदबूदार है, स्मेल लेते हैं, और उसके लिए हमें अपनी नाक का प्रयोग करना पड़ता है, स्मेल का प्रयोग करना पड़ता है, और इसे हम ओल्फैक्टरी सेंस भी कहते हैं। और पांचवी सेंस है हमारे पास कि कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करके उसका पता लगाते हैं। इसीलिए मुंह के अंदर जैसे ही हम किसी भी चीज़ को खाते हैं, हमारी जीभ के ऊपर जो सेंसर लगे हैं वो इमीडिएटली हमें बता देते हैं ये खाने लायक खाना है या ये नहीं खाने लायक है। और ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सोचिए कि ऐसे में अगर हमारे पास कोई ऐसा खाना है जो हमारे लिए खतरनाक है, इमीडिएटली ये सेंस हमें आप इस सूचना को दे देते हैं। और इसे हम कहते हैं कि ये टेस्ट यानी कि टंग वाली सेंस है, और इसे हम गस्टेटरी सेंस भी कहते हैं, गस्टेटरी सेंस। जब हम एनएलपी की स्टडी कर रहे हैं तो हम ये 2 सेंस ये मानते हैं कि ये ज़्यादा हमारे लिए काम नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते का ब्रेन स्मेल ब्रेन होता है, तो 10 लाख लोगों में आपको पहचान सकता है सूंघ कर, लेकिन ये काम हम नहीं कर सकते। हमें जब भी परसीव करना है चीज़ों को, अधिकांश चीज़ों को, तो हमें देखना होगा, सुनना होगा या फिर महसूस करना होगा। तो अब हम 3 ही सेंसेस को यूजुअली स्टडी कर रहे होंगे।
जब हम किसी भी घटना को या तो देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं, तो ये घटना हमारे अनकॉन्शियस माइंड यानी कि स्टोर में जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर परसीव करने से पहले हमारा माइंड एक गेम खेलता है, और वो गेम ये है कि यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा देता है। फ़िल्टर में पहला काम है कि कुछ चीज़ों को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट का मतलब है कि मिटाना। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह अपने घर से ऑफिस जाते हैं या अपने कॉलेज जाते हैं या किसी भी जगह जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपके बगल से बहुत सारे लोग गुजरे हैं, बहुत सारी कारें गुजरी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं। लेकिन आप जब उसे स्टोर कर रहे होंगे तो 5 से 7 चीज़ों को ही आपका माइंड प्रोसेस कर रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं। यद्यपि हम एक बार में 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख इन्फॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। सोचिए कि जब आप खुले जगह में अपनी आंखों का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक पेड़ पर आप पत्ते भी देख रहे हैं, उसके फ्रूट्स भी देख रहे हैं, वहाँ फ्लावर्स भी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर बर्ड्स भी दिखाई दे रही हैं, पर आप उन्हें भूल गए हैं। आपको ये नहीं मालूम कितनी है, बिकॉज आपका माइंड डिलीट कर रहा है। और ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, क्योंकि हमारी लाइफ में अगर सारी इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते रहे तो हम एक इररिलेवेंट स्टोर हाउस के मालिक हो जाएंगे, और हमारा माइंड कंफ्यूज हमें हमेशा करते रहेगा इस इन्फॉर्मेशन से कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और इंपॉर्टेंट क्या नहीं है। हाँ, गड़बड़ कई बार ये हो जाती है कि जिन चीज़ों को हम याद रखना चाहते हैं वो तो डिलीट हो जाती हैं, पर जिन चीज़ों को हम याद नहीं रखना चाहते वो कई बार पड़ी रहती हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे। सो हमारी एक प्रक्रिया है माइंड की, वो है डिलीशन, कि हम चीज़ों को डिलीट करते रहते हैं। सो जो भी हम अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं वो एक डिलीटेड अनुभव है। उसी तरह से कुछ चीज़ों को हम डिस्टोर्ट करते हैं। डिस्टोर्ट का मीनिंग है कि आप उस इंफॉर्मेशन को अपनी तरीके से उसका एक मीनिंग दे रहे हैं। जब भी आप कहते हैं ये घटना अच्छी है मेरे लिए, ये खराब है, बेसिकली तो घटना घटना ही थी, पर आपने उसका एक नाम दिया कि ये अच्छी है या ये खराब है। आप एक मूवी को देखते हैं, थोड़ी देर बाद आप इमीडिएटली एक डिसीजन बना लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये नॉट इंटरेस्टिंग है। किसी आदमी से आप मिलते हैं, उसी तरह से आप वहाँ पर भी आप एक धारणा बना लेते हैं, ये आदमी रिलेवेंट है, अच्छा है, इररिलेवेंट है, खराब है। और इस तरह से आप हर इंफॉर्मेशन को अपना एक मीनिंग देते रहते हैं, यानी कि आप उसे डिस्टोर्ट यानी कि चेंज करते रहते हैं। और तीसरा वर्ड है यहाँ जनरलाइजेशन। किसी भी चीज का आप सामान्यकरण कर देते हैं। आपके पास 2 या 3 बिलीफ है किसी चीज के, और वही बिलीफ आप सब जगह लगाते हैं। ये कई बार हमारे लिए अच्छा भी है, कई बार ये हमारे लिए खराब भी है। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा किस तरह से कि आपने एक तरह की बाइक चलाना सीख ली है, अब आप सभी तरह की बाइक को करीब करीब चला सकते हैं। आपने एक शहर में अपनी कार चलाना सीख लिया है, अब किसी भी शहर में अपनी कार को चला सकते हैं। आपने एक स्विमिंग पूल में तैरना सीख लिया है, अब किसी भी स्विमिंग पूल में आप तैरना सीख सकते हैं या तैर सकते हैं। और कई बार ये खराब भी है कि आप अपने डेंटिस्ट के यहाँ बैठे थे, वहाँ पर आपको पेन का अनुभव बहुत हुआ, और उसके बाद आपको हर डेंटिस्ट से ही फियर आने लगा, और उसके बाद आपके माइंड ने जनरलाइज कर लिया कि जब भी आप डेंटिस्ट के यहाँ जाएंगे आपको पेन होगा। इसलिए कई बार ये जनरलाइजेशन हमारे लिए ठीक भी है, और कई बार हमारे लिए ये खराब भी है। ये हमारी ऑप्शंस को, चॉइसेस को लिमिट कर देता है। इसी तरह से डिलीशन डिस्टोर्शन भी है। कुछ चीज़ों को हम डिलीट करते रहें तो कितना अच्छा है, कुछ चीज़ों को ना करें तो कितना अच्छा है। इस इवेंट को डिलीट और डिस्टोर्ट और जनरलाइज क्यों करते हैं लोग, यहाँ पर भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन ये डिफाइन होता है कि आपकी एजुकेशन किस तरह की है, यानी कि आपको एजुकेट किस तरह से किया गया है, आपके अंदर किस तरह की थिंकिंग डाली गई है, आपके बिलीफ सिस्टम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एजुकेट किया गया है कि ज़्यादा पैसा अच्छा नहीं होता, और ये एजुकेशन मुझे बचपन से मिली है, तो जब भी पैसे के बारे में कहीं भी बात होगी मैं वहाँ से अपने इंटरेस्ट को जीरो कर लूँगा, क्योंकि मेरे लिए वो डिलीट करने का मौका आ गया है। लेकिन अगर किसी ने मुझे बता दिया कि एक पर्टिकुलर जगह पर खतरा रहता है, भले ही अब वहाँ खतरा ना हो, ये बिलीफ मुझे उस जगह पर जाते ही इमीडिएटली एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस को, सावधानी को बरतने के लिए कहेगा। सो इसका मतलब यह है कि जो आपके पास्ट के बिलीफ हैं, पास्ट की एजुकेशन है, वो आपके डिलीशन को, डिस्टोर्शन को और जनरलाइजेशन को डिफाइन कर रही है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह है कि आपकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह पर आप जाते हैं, आप मेल हैं तो आप ये मानते हैं कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन जैसे ही आपके साथ कोई भी फीमेल है तो फिर आप उस जगह पर कई बार अवॉइड करते हैं। इसका मतलब जो जेंडर की आइडेंटिटी है वो उस समय चीज़ों को डिलीट, डिस्टोर्ट और जनरलाइज करने के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है। इतना नहीं, कई बार जगह के ऊपर भी है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह के बारे में सुना, ये अच्छी है या खराब है, उसको, उस इंफॉर्मेशन को लेकर ही जो आपका बिलीफ पड़ा हुआ है उस तरह से आप डिलीट करेंगे, डिस्टोर्ट करेंगे और जनरलाइज भी करेंगे। इसके लिए और क्या है? इसके लिए और जरूरी यह है कि आपके पास उस समय आउटकम क्या है लाइफ का। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी विशेष काम के लिए जा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप मार्केट से जा रहे हैं और वहाँ पर आप देखते हैं कि कुछ लोग खड़े हुए किसी चीज़ को देख रहे हैं। आपकी उत्सुकता तो बनती है कि आप भी देखें, लेकिन उस वक्त नहीं देखेंगे क्योंकि आपके पास करने के लिए कोई विशेष काम है।
इसका मतलब ये आउटकम जो है आपके पास, ये डिफाइन कर रहा है कि आपको वहां रुकना है कि नहीं रुकना है। और जीवन में इसीलिए हमारे लिए गोल बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये गोल हमें बताते रहते हैं कि किस तरह से हम अपने टाइम को, अपनी प्रायोरिटीज को, अपने जितनी भी प्राथमिकता है उनको कैसे मैनेज करें। इसके अलावा कई चीजें इस तरह से भी हैं कि आपकी कैपेबिलिटीज और बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक स्किल आती है, तो जैसे ही उस स्किल के लिए कोई भी रिवार्ड मिलेगा, आप उस इंफॉर्मेशन को बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और वहां जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको वो स्किल आती नहीं, मान लेते हैं डांसिंग का कोई कंपटीशन है और आपको डांस आता ही नहीं है, तो इमीडिएटली आपका माइंड इस एडवर्टीजमेंट को जो न्यूज़पेपर में है या किसी सोशल वेबसाइट पर आया हुआ है, आप उसे डिलीट कर देंगे, क्योंकि आप ये मानते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए नहीं बनी। इस तरह से हमारा डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन चलता रहता है। बचपन में हमारे पास जितने भी रेफरेंसेस हैं वो हेल्प करते हैं हमें कि हम किस तरह से चीज़ों को डिलीट करें, डिस्टोर्ट करें, जनरलाइज करें। अगर मुझे बचपन में ये पढ़ा दिया जाए कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इमीडिएटली जहाँ भी पैसे की बात होगी, जिस चैनल पर पैसे की बात हो रही होगी, जिस किताब में पैसे की बात होगी, इमीडिएटली मेरा माइंड उसी किताब को, उसी चैनल को, उसी सेमिनार को उठा लेगा और मुझे वहाँ ले जाने के लिए मोटिवेट करेगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे जो पास्ट के बिलीफ हैं, हमारे लिए उस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा आउटकम क्या है, हमारी पहचान क्या है और हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये डिफाइन करती है कि आपका डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन कैसा होगा किसी भी इवेंट का। और इस इवेंट को हम डिलीट कर कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये डिफाइन करती है कि आपका डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन कैसा होगा किसी भी इवेंट का। और इस इवेंट को हम डिलीट करके या फिर जनरलाइज करके या फिर डिस्टोर्ट करके या तीनों करके या एनी टू करके एक नई इवेंट यहां बनाते हैं। ये मान लेते हैं इवेंट नंबर 2 है, ये मान लेते हैं इवेंट नंबर 1 है, और इस तरह से हमने इवेंट 1 का जो परसेप्शन अपने माइंड में लिया है, इसे हम इंटरनल परसेप्शन कहते हैं। इसे मैं यहां लिख देता हूं कि हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनल परसेप्शन। कि जो हमने परसीव किया है वो हमारा आंतरिक परसेप्शन है। ये बाह्य घटना है और ये आंतरिक घटना है, ये एक्सटर्नल इवेंट है और ये मेरी इंटरनल इवेंट है। इसीलिए चूंकि ये इंटरनल है तो इसी को हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस, अनुभव है, जबकि इवेंट 1 को हम ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहेंगे। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये सबके लिए एक ही है, लेकिन हर आदमी का इस घटना का परसेप्शन वो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि मान लेते हैं किसी को चोट लग जाए रोड के ऊपर, तो मेरा परसेप्शन होगा कि हाँ किसी को चोट लगी है, फिर मैं अपने काम पर लग जाऊंगा। मेरा डिलीशन, डिस्टोर्शन और जनरलाइजेशन अलग होगा। जिसके साथ ये चोट लगी है, जिसको ये चोट लगी है, जिसके साथ ये दुर्घटना हुई है, उसकी इवेंट नेचुरली अलग होगी, उसका दर्द मुझसे कहीं ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने आज ही उसी जगह पर एक क्लिनिक खोला है तो उसका परसेप्शन डिफरेंट होगा। उसके लिए तो वो एक क्लाइंट है, एक उसको हेल्प करने का एक क्या कहना चाहिए कि पेशेंट है। सो अगर आप एक घटना को देखें तो घटना है किसी को चोट लगना, लेकिन 3 डिफरेंट लोगों की 3 तरह की परसेप्शन बनेगी। इसीलिए हम इसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं। इसी को इंटरनल मैप कहा जाता है। यही इंटरनल मैप है, यानी कि जो बाहर घटना घटी है उसका अंदर जो नक्शा है उसे हम इसे इंटरनल मैप कहते हैं। अब आप एक बात तो ये जरूर मानेंगे, क्योंकि इंटरनल मैप इवेंट नंबर 2 वो या तो डिलीटेड है या डिस्टोर्टेड है या जनरलाइज्ड है या ऑल 3 है या एनी 2 है, तो निश्चित रूप से ये इवेंट 1 और इवेंट 2 सेम नहीं है। क्यों? बिकॉज इवेंट 2 डिस्टोर्टेड या जनरलाइज्ड है। और इसीलिए आपको याद भी होगा, अगर आप एनएलपी प्रीसपोजिशंस को याद करें तो पहली प्रीसपोजिशंस हमारी क्या थी? दैट मैप इज नॉट द टेरिटरी। यानी कि हमारे पास इवेंट नंबर 2 मैप है और इवेंट नंबर 1 टेरिटरी है। यहां तक हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा बेसिकली परसेप्शन है उस इवेंट का। और जब भी हमारा रिएक्शन होगा वो हमेशा इवेंट 2 से होगा, इवेंट 1 से नहीं होगा, इवेंट 2 से होगा कि उस घटना को मैंने कैसे परसीव किया। और ये इवेंट 2 एक चीज पैदा करती है, उसका नाम है इमोशनल स्टेट। इमोशनल स्टेट यानी कि हमारी मानसिक दशा, या हम हिंदी में इसे मनोदशा भी कहते हैं। इसे आम आदमी मूड भी कहता है। इसी को हम इमोशनल स्टेट कहते हैं, इसी को हम ग्रूव भी कहते हैं। इसी को क्रिकेट में फॉर्म कहा जाता है या दूसरे गेम्स में जोन ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, जोन भी कहा जाता है। और ये स्टेट बेसिकली हमारे साथ 2 तरह की हो सकती है। एक कि या तो ये पॉजिटिव स्टेट हो या फिर ये नेगेटिव स्टेट हो। जो भी घटना हमारे साथ घटी वो निश्चित रूप से किन्हीं एक स्टेट में बदलकर हमारे सामने आती है। अगर वो पॉजिटिव स्टेट है तो हम उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हैप्पीनेस, ये एक पॉजिटिव स्टेट है।
जॉय, ये एक पॉजिटिव स्टेट है। स्टूडेंट के लिए कंसंट्रेशन, क्यूरियोसिटी, ये एक पॉजिटिव स्टेट है। बिजनेसमैन के लिए क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग, ये भी एक क्रिएटिव स्टेट है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो वेलनेस आपकी एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्टेट है। और आप अगर रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं तो टुगेदरनेस या फिर कंपैशन, ये एक पॉजिटिव स्टेट है। और ये स्टेट नेगेटिव भी हो सकती है उस घटना को अगर जो हमारे साथ घटी है और हमने उसको परसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस हम वी आर फीलिंग सैड और सैडनेस इज द स्टेट। इंस्टेड ऑफ जॉय वी आर इन ग्रीफ। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन कंफ्यूजन है, फियर है। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिविटी फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है। टुगेदरनेस की जगह लोनलीनेस है या फिर क्रूएलिटी है। और वेलनेस की जगह इलनेस है। यानी कि हम इन्हीं दो स्टेट में से एक में जरूर रहेंगे, या तो वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। अब यहां पर हमें थोड़ी सी चीज देखनी होगी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेट हमारे लिए क्या करती हैं। जब भी हम पॉजिटिव स्टेट में होंगे, यानी कि जब हम खुश होंगे, जॉय में होंगे, कंसंट्रेशन हमारे पास ज्यादा होगा, क्रिएटिव हम ज्यादा होंगे, तो उस वक्त हम अपने रिसोर्सेज का यूज कर लेंगे। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं? जो भी हमारे पास क्षमताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल्स में जाते थे, कॉलेजेस में जाते थे, विभिन्न तरह की ट्रेनिंग ली है, बहुत सारी कहानियां सीखी हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हैं। तो ये सारी कहानियां, ये सारी एजुकेशन, ये सारी ट्रेनिंग हमारे अंदर एक रिसोर्स की तरह पड़ी हुई है। हमने बहुत सारी एक्सरसाइज की हैं, हमने स्टेडियम में जाकर गेम्स सीखे हैं, खेल सीखे हैं। तो ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं। जब आप एक पॉजिटिव स्टेट में होंगे तो आप इन रिसोर्सेज तक पहुंच चुके होंगे, यानी कि अब आप अपने रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको कहेंगे ये रिसोर्सफुल स्टेट है। इससे आप याद रखेंगे पूरी ट्रेनिंग में, ये रिसोर्सफुल स्टेट्स हैं। दूसरी ये जो स्टेट है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, ग्रीफ, कंफ्यूजन, फियर, फ्रस्ट्रेशन, क्रूएलिटी, ये सारी की सारी स्टेट जब होंगी उस वक्त भी हमारे पास सारी रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप उन रिसोर्सेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। असलियत में जहां रिसोर्सेज आपके रखे हैं उस दरवाजे को पूरी तरह से ये बंद करने वाली स्टेट है। कुछ ऐसा आपके साथ होगा कि आपके पास करोड़ों रुपए तो हैं आपके घर में, लेकिन आप उस अलमारी को या उस ड्रॉयर को नहीं खोल पा रहे हैं, और उस वक्त आप करोड़पति होने के बावजूद भी कंगाल हैं। इसीलिए हम इनको अनरिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं। अनरिसोर्सफुल, देखिएगा इस वर्ड को, यानी कि आपके पास रिसोर्सेज तो हैं पर आप उन तक नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे? क्योंकि आपके पास जो आपकी मनोदशा है वो अलाउ ही नहीं कर रही आपको अपने रिसोर्सेज तक पहुंचने के लिए। दूसरी चीज, इन्हीं अनरिसोर्सफुल स्टेट को हम अनफिनिश्ड एजेंडा भी कहते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं अनफिनिश्ड एजेंडा, यानी कि आपके माइंड के अंदर कुछ ऐसी इवेंट पड़ी है जो अभी भी चल रही हैं, वो एक एजेंडा, वो एक प्रोग्राम चल रहा है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। इन्हीं को अनरिजोल्व इश्यू भी कहा जाता है। अनरिजोल्व मीन्स जो अभी रिजोल्व नहीं हुई है, यानी कि चीजें अभी भी चल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी आदमी को 10 साल पहले कोई नुकसान हुआ, उसकी लाइफ से कोई आदमी चला गया, उसका कहीं सम्मान को नुकसान पहुंचा, तो ये तो हो सकता है कि इन 10 सालों में 10 कैलेंडर बदल गए हों, वो 10 साल और अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया हो, लेकिन उसका जो माइंड है उस इवेंट को वहीं पकड़े बैठा है। चूंकि वो वहीं पकड़े बैठा है, इसीलिए हम इसे कहेंगे कि वो स्टक स्टेट में है। स्टक का मतलब है रुका हुआ। ये अनरिजोल्व हैं, और ये जितनी भी स्टेट हैं ये सारी की सारी रिजोल्व स्टेट हैं। ये सारी की सारी रिजोल्व स्टेट्स हैं। रिजोल्व का मतलब ये आए, आपने इनका अनुभव लिया और आप आगे बढ़ गए। ये आपकी मेमोरी में कहां पड़ी है आपको कुछ नहीं मालूम। हाँ, जब कभी आप याद करते हैं तो ये आपको याद आ जाती है, अपनी फीलिंग भी आपको देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर वक्त आपके दिमाग पर बैठी रहे। लेकिन सोचिए कि आपकी लाइफ में कोई इवेंट ऐसी आई और वो इवेंट यहाँ पर पूरी तरह से अपनी जगह बनाए बैठी है, और रोज या वीकली या मंथली आपको ये इवेंट परेशान भी कर रही है। और अगर ये इवेंट आपको मेमोरी की तरह याद आती है और आपको बेचैनी, डेस्परेशन, गुस्सा, गिल्ट का आपको शिकार बनाती है, तो समझ लीजिए ये अभी आपके पास अनरिजोल्व्ड और अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह पड़ी हुई है, ये एक स्टक स्टेट की तरह पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान से देखें, जब आप जीवन को जी रहे हैं तो इस इवेंट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है।
यानी कि इस ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की जो इवेंट है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। मेरा कोई कंट्रोल नहीं है कि कब अर्थक्वेक आएगा। बहुत सारी चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल ही हैं। बाहर की दुनिया से जो हमें रिजल्ट मिल रहा है या जो भी इवेंट्स मिल रही है, कौन आदमी आपको कल चीट कर जाए, कौन आदमी आपको नुकसान दे दे, कौन आदमी हमारी लाइफ से चला जाए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। और आप दूसरी बात ये भी देखेंगे कि जैसे ही हमारी स्टेट बदलती है, ये भी हमारे यहाँ पर भी हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं है। इमीडिएटली आप डिफरेंट स्टेट में आ जाते हैं, या तो रिसोर्सफुल में या अनरिसोर्सफुल में। सोचिएगा कि अगर हमारी लाइफ में ना यहाँ हमारे पास कंट्रोल है ना हमारे पास यहाँ कंट्रोल है, फिर हम बात नियंत्रण की करते हैं तो कहाँ करें। और वो कंट्रोल है हमारी इवेंट 2 पर, जिसकी बात हम करेंगे नए टॉपिक में भी आगे। इसमें एक चीज और भी देखेंगे कि आप किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, चाहे आप पॉजिटिव स्टेट में हैं या आप नेगेटिव स्टेट में, या यानी कि आप या तो रिसोर्सफुल स्टेट में या आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में हैं, आप एक काम जरूर करेंगे और वो ये होगा कि आपका स्टेट हमेशा आपको प्रेरित करेगा कि आप बिहेव जरूर करें, एक्ट जरूर करें, आप रेस्पॉन्ड जरूर करें। यानी कि जब भी आपकी स्टेट आपको मिलेगी आप रेस्पॉन्ड हमेशा करेंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप एक्ट ना करें। इसीलिए कहा भी गया एक प्रीसपोजिशन में, यू कैन नॉट कम्युनिकेट, यानी कि आप हमेशा कम्युनिकेट जरूर करेंगे। और ये कम्युनिकेशन 2 तरह से होगा, या तो ये वर्बल लैंग्वेज में होगा। वर्बल का मीनिंग जहां पर वर्ब्स यूज होती हैं। अगर आप ग्रामर को थोड़ा सा भी जानते हैं तो हम कोई भी सेंटेंस जब भी प्रयोग करते हैं तो उसमें वर्ब जरूर होती है, क्रिया जरूर होती है, इसीलिए हम इसको वर्बल सेंटेंस कहते हैं या वर्बल लैंग्वेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं मैं इस वक्त आराम कर रहा हूं, तो ये आराम कर रहा हूं ये एक वर्ब है, ये क्रिया है, ये एक एक्शन वर्ड है। या तो हम वर्बल लैंग्वेज में बोलेंगे, और अगर हम लैंग्वेज में नहीं बोल रहे हैं वर्बल में, तो हम दूसरी लैंग्वेज का यूज करेंगे जो हमारी बॉडी है, यानी कि हम अपनी बॉडी से जरूर बोलेंगे। और बॉडी में भी कई चीजें, जैसे ही हमारी स्टेट बदलती है कुछ चीजें इमीडिएटली आप देखेंगे कि लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, यानी कि ये लैंग्वेज, ये बिहेवियर अब उसकी बॉडी कर रही है। कई बार उसकी आंखें डायलेट हो जाती हैं, कई बार उसके होठ डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं, कई बार उसके पोस्चर बदलेंगे। कोई भी घटना की जब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है तो ब्रीदिंग का बदलना बड़ा नॉर्मल है। इतना ही नहीं, अगर वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए, वो कोई भी इवेंट हमारे लिए थोड़ा नेगेटिव है, अनरिसोर्सफुल है, तो हमारी ब्रीदिंग के साथ हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी हार्ट बीट, हमारा टेम्परेचर, हमारा वाटर बैलेंस, पूरी बॉडी का इमीडिएटली बदलने लगता है। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी स्टेट आएगी, हम या तो हम वर्बली बिहेव करेंगे या फिर नॉन वर्बली, या फिर दोनों को हम यूज करेंगे। अब हमने यहां तक सीखा है कि हमारी स्टेट की फॉर्मेशन कैसे होती है और हम कैसे बिहेव करते हैं। हमें अक्सर पढ़ाया जाता है विभिन्न सेल्फ हेल्प बुक्स में भी, ट्रेनिंग्स में भी, कि हम एक नियति की तरफ, एक डेस्टिनेशन या एक मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। डेस्टिनी वो हमारी हेल्थ की भी हो सकती है, डेस्टिनी हमारे पैसे की हो सकती है, सक्सेस की हो सकती है, रिश्तों की हो सकती है। और हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि जो डेस्टिनी है वो डिफाइन होती है, वो डिपेंड करती है हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, कि हम किस तरह के परिणाम पैदा कर रहे हैं। और जितने भी रिजल्ट हम जीवन में पैदा कर रहे हैं वो हमें एक नियति की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छे परिणाम, अच्छी नियति, अच्छी मंजिल, अच्छी डेस्टिनेशन। खराब परिणाम, खराब डेस्टिनेशन। सवाल उठता है कि वो जो परिणाम हैं उन्हें कौन डिफाइन करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आप पाएंगे कि जो परिणाम है हमारे, वो हमारे रेस्पॉन्सेस का नतीजा है, वो हमारे एक्शंस का नतीजा है, वो हमारे रोजमर्रा के बर्तावों का, कामों का नतीजा है जो हम एक्शन ले रहे हैं। अब सवाल उठता है कि हमारे एक्शंस हमारे परिणामों को पैदा करते हैं, हमारे परिणाम हमारी डेस्टिनी को पैदा करती है। अब सवाल उठता है कि हमारे बिहेवियर को कौन पैदा करता है। याद रखिएगा, अब यहां पर आप देखेंगे कि हमारे जितने भी एक्शन हैं उन्हें पैदा करती है हमारी स्टेट ऑफ माइंड। अक्सर हमें ट्रेनिंग के लिए प्रेरित किया जाता है कि बिहेवियरल ट्रेनिंग, यानी कि बर्तावों को, व्यवहारों को बदलने की ट्रेनिंग लेते रहिएगा। और हमारे स्कूल्स में भी यही किया जाता है, हमें विभिन्न बिहेवियर्स के लिए ट्रेंड किया जाता है ताकि हमारे पास कैपेबिलिटी आए और हम अपने जीवन को चलाना शुरू कर दें। लेकिन आपको एक चीज समझनी होगी यहाँ पर कि हमारा कोई भी बिहेवियर बेसिकली इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। बिहेवियर तो बेसिकली एक पेड़ का एक लीफ, यानी कि पत्ती या फूल या फल की तरह है। हर बार उस पेड़ पर वही फल आएंगे, वही पत्तियां आएंगी पतझड़ के बाद या मौसम बदलने के बाद। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो नई पत्तियां आएंगी उसके ऊपर, वही आएंगी जो पहले थी। अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो अब आपको उस पेड़ की रूट्स को बदलना होगा या फिर बीज को बदलना होगा। ये हम कई बार नहीं सोच पाते हैं और हम लोगों के बिहेवियर के साथ बेसिकली गुस्सा करते हैं। देखिए, जो भी हमारा बिहेवियर है वो डिपेंड करता है कि हम किस स्टेट में हैं। और यही कारण है कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो अच्छे मूड में होते हैं तो उनका बिहेवियर आपके लिए डिफरेंट है,
और जब उनका मूड ठीक नहीं है तो फिर उनका बेसिकली बिहेवियर भी अलग है। इतना ही नहीं, आपकी जितनी भी स्किल्स यानी कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो इसी स्टेट पर निर्भर करती हैं। ये तो आपने देखा भी होगा। आपने कई बार देखा होगा कि एक क्रिकेटर है, उसके पास सारी स्किल्स हैं, उसने कई सेंचुरी भी मारी है, लेकिन उसको अचानक एक समय आता है कि वो अपनी रन नहीं बना पाता। क्यों नहीं बना पाता? उसके पास स्किल्स है, वो अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहता है, वो चाहता है कि वो टीम में रहे, वो अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ, वो एक्सरसाइज भी सबके साथ करता है, वो फ्यूचर में डेवलप करना चाहता है अपने आप को और अच्छी तरह से उस टीम का मेंबर बनकर। लेकिन एक चीज उसकी मिस हो जाती है, जो अक्सर हम सुनते भी हैं टीवी पर, रेडियो पर या पढ़ते हैं अखबारों में, और हम अक्सर कहते हैं कि इस क्रिकेटर की या इस प्लेयर की फॉर्म गायब हो गई है या ये इन फॉर्म नहीं रहा। सोचिए, अगर फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर हमें इस फॉर्म को डेवलप करना, इस फॉर्म को दोबारा क्रिएट करना क्यों नहीं सिखाया जाता? पूरे साल आप मेहनत करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, और 3 घंटों में क्या होता है कि आप अपनी स्टेट को, मानसिक दशा को अपने कंट्रोल में नहीं रख पाते, और उस समय जैसे ही आपकी मनोदशा बदलती है, आप फियर को एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप कई गलती करके बाहर आते हैं। हाँ, एग्जाम के खत्म होने के बाद जब आप घर आते हैं और आपसे फिर पूछा जाता है वही सवाल, तो आप उसको सोल्व कर भी देते हैं, तो आप उसको सोल्व भी कर देते हैं। कैसे सोल्व कर दिया? हाँ, क्यों आप भूल गए या क्यों गलत करके आए? क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी स्किल्स तो आपके पास थी, पर आपके पास जो एक रिकमेंडेड या होने वाली जो स्टेट थी, जो होनी चाहिए थी, वो वहां आपको नहीं मिली। हमारी लर्निंग जितनी भी पढ़ी है, वो याद रखिएगा एक स्टेट में पढ़ी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ रहे हैं, पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि आप एक कंफर्टेबल स्टेट में हैं, आप एक उत्सुकता, क्यूरियोसिटी की स्टेट में आपने एक चैप्टर को लर्न किया, मान लीजिएगा, यानी कि आपने एक्स कंटेंट को याद किया, वाई आपकी स्टेट थी, स्टेट ऑफ माइंड, जो क्यूरियोसिटी थी, मोटिवेशन थी, कंफर्ट थी, जो भी थी। जैसे ही आप एग्जाम में जाते हैं, अब वहां पर क्यूरियोसिटी नहीं रही, उत्सुकता नहीं रही, वहां पर कंफर्ट नहीं रहा, और इमीडिएटली आपकी स्टेट बदल गई और वो स्टेट आ गई फियर। लेकिन फियर में तो आपने याद ही नहीं किया था, यानी कि कुछ ऐसा हुआ कि आपने अपना सामान एक्स ड्रॉयर में रखा था, अब उसे आप वाई ड्रॉयर में ढूंढ रहे हो। कैसे मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि हमें कभी भी ये चीज नहीं सिखाई जाती कि किस तरह से हम अपनी स्टेट को बदलें। और जब से मनुष्य पैदा हुआ है, जब से मनुष्य इस पृथ्वी पर आया है, उसका हमेशा एक ही काम रहा है, सिर्फ एक ही उसका उद्देश्य है, एक ही उसका आउटकम है कि वो हमेशा नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट की तरफ चला जाए। वो हमेशा पॉजिटिव स्टेट्स को एंजॉय करना चाहता है। आपने कई बार देखा होगा, जरा सी आपको चोट लगती है, आपका हाथ बर्नर के ऊपर आ जाता है और जल जाता है, जो वो दर्द है आपका, उस टाइम बिगड़ी हुई जो स्टेट है, उसे आप अवॉइड करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। आप मेडिसिन खाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपने हाथ को बर्फ में रखते हैं। आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार चढ़ा नहीं कि आप इमीडिएटली डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ भागते हैं। आप इमीडिएटली उस फीवर से बाहर आना चाहते हैं, उस बुखार से बाहर आना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, उस फीवर में जब तक आप रहते हैं आपको अच्छा नहीं लगता, और जैसे ही आपका फीवर उतर कर आप कंफर्ट की स्टेट में आते हैं, नॉर्मल स्टेट में आते हैं, आपको अच्छा लगने लगता है, आपको भूख अच्छी लगती है, आपको फोन उठाना अच्छा लगता है, आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। सो जो भी आप कर रहे हैं वो आप अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि मैं मकान बना रहा हूं, तो मकान नहीं बना रहा है वो, बेसिकली मकान बनाने के बाद वो अपनी फैमिली को देखना चाहता है कि वो सुरक्षित हो और वो आराम से रहें। सो आराम और सुरक्षा, ये दोनों भी तो स्टेट ऑफ माइंड है। एक आदमी जो जब भी उसे तनाव मिलता है, इमीडिएटली बदलने के लिए उस तनाव की स्टेट को वो सिगरेट पीता है, तो वो सिगरेट नहीं पी रहा उस वक्त, बेसिकली उसकी पॉजिटिव इंटेंशन है कि वो अपनी स्टेट को बदल रहा है। ऐसे ही जितने भी एडिक्शन है, वो स्टेट को बदलने का ही एक माध्यम है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, अगर हम मस्जिद में जाते हैं, हम अपने किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, तो हाँ, इमीडिएटली हमें क्या मिलता है? चेंज ऑफ स्टेट। हम शादी करते हैं, क्यों करते हैं? चेंज ऑफ स्टेट, बिकॉज लोनलीनेस की जो स्टेट है उससे हम बाहर आना चाहते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, जबकि स्कूल जाना नहीं चाहते वो बच्चे या पढ़ना नहीं चाहते? क्योंकि आप जानते हैं कि उनकी पढ़ाई उनके लिए एक सेफ करियर देगी। सेफ करियर का मतलब है कि आप खुश रहेंगे, यानी कि खुश होना आपका सबसे बड़ा गोल है इसके पीछे, और ये क्या है? स्टेट ऑफ माइंड। तो जो भी हम कर रहे हैं वो स्टेट ऑफ माइंड को बदलने के लिए कर रहे हैं। स्टेट का इतना बड़ा पावर है आपके हाथ में कि याद रखिएगा, जो भी आपने जीवन में खोया है या पाया है, उसके पीछे एक ही चीज थी, वो थी स्टेट ऑफ माइंड। जो कुछ आपने खोया है, चाहे वो रिश्तों में, चाहे पैसे में, चाहे सेहत में, वो स्टेट ऑफ माइंड की वजह से खोया है। आपने अपने क्लाइंट को खोया है तो स्टेट ऑफ माइंड ठीक नहीं थी, और जो कुछ भी आपको मिला है वो एक पॉजिटिव यानी कि रिसोर्सफुल स्टेट की वजह से आपको मिला है। चाहे आपकी फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपकी सेहत हो, चाहे आपकी सक्सेस हो। सो जरूरी है कि आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहें ताकि आपकी हेल्थ अच्छी हो, रिसोर्सफुल स्टेट में रहें ताकि आपके पास अच्छे क्लाइंट्स आएँ,
रिसोर्सफुल स्टेट में रहें ताकि आपकी बॉडी वेलबींग को एंजॉय करे, क्योंकि कभी भी वो चीज़ें आपको नेगेटिव यानी कि अनरिसोर्सफुल स्टेट में नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं कि हम इस स्टेट को कैसे बदल सकते हैं।